हेलो एवरीवन। चलो आ जाओ, हम लोग नाउन कर रहे थे और बेटा नाउन में हमने दो खत्म कर लिया है। अब मैं आपको कुछ नाउन्स कराऊंगी जो कंफ्यूजिंग नाउन होगा, ठीक है? और कंफ्यूजिंग नाउन खत्म कराने से पहले पहले अराउंड कुछ नाउन्स करेंगे और उससे रिलेटेड असाइनमेंट भी देख लेंगे, ठीक है ना? देखो तो लाइट ठीक है ना? कम लाइट रखेंगे तो कोई इश्यू तो नहीं है? चलेगा ना? चलो सुनो, पहले हम लोग उन नाउन्स को देखते हैं जिसके बीच में हम कंफ्यूज करते हैं और जिसको फिर हम मिसयूज करते हैं। चलो एक बार जरा आप 4 नंबर तक एक बार रीड कर लो, फिर समझाएंगे। वॉइस इज नॉट कमिंग। आ तो रहा है बेटा वॉइस, हल्का सा बढ़ा दीजिए बेटा, हल्का सा नहीं बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा तो पूरा एकदम झनाक से इतना बढ़ेगा, समझे? हल्का सा नहीं बढ़ता। जल्दी देखो फटाफट। चलो देखो ध्यान से। एरोगेंस, व्हाट इज एरोगेंस? घमंड। अगर आप में घमंड हो तो कहेंगे यार ही इज एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब सिनोनिम में आता है सुपरसीलियस, है ना? ऑन हाई हॉर्स, हॉटी, ठीक है? ये सब क्या है? घमंडी है। लेकिन प्राइड, भाई प्राइड का मतलब होता है गर्व। जैसे सचिन इज द प्राइड ऑफ इंडिया, है ना? प्राइड का मतलब होता है जैसे आप, नहीं बेलिकस का मतलब लड़ाकू होता है बेटा। जैसे सुशील कुमार वॉज वंस द प्राइड ऑफ इंडिया, आज तिहाड़ में बंद है। प्राइड का मतलब होता है गर्व। घमंड अच्छी बात नहीं है। अगर मैं कहूंगी मुझे तुम पर गर्व है, आपको खुशी होगी। अगर मैं कहूंगी मुझे घमंड है, आप कहोगे कैसे बदतमीज है, खुद घमंड भी कर रही है और घमंड बोल भी रही है। आया समझ में? क्लियर? नेक्स्ट आओ, प्रिंसिपल, PLE। इसका मतलब सिद्धांत, आइडियल। आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या है? संतोष मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा अपने आईडी के साथ। आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या है, यानी सिद्धांत क्या रखते हो लाइफ में? प्रिंसिपल, PAL, प्रधानाचार्य होते हैं नाउन में। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस नाउन में होते हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव की बात करोगे तो इसका मतलब मेन होता है। एक क्वेश्चन आया था, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी वुमेन इज टू मैरी अ रिच मैन। वहां पर PLE दे दिया था, वहां पर PAL होगा। इसका मतलब होता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है हर महिला का, वो है किसी पैसे वाले से शादी करना, है ना? तो वहां पे मेन ऑब्जेक्टिव, PAL का मतलब था मुख्य, ठीक है? नेक्स्ट आओ, एयर नाउन में, एयर वर्ब में। नाउन में एयर का मतलब है हवा। अब ध्यान से देखो बेटा, नाउन में आ जाओ, खाली पहले एयर वर्ब में भूल जाओ भी। नाउन में हवा, इस रूम में एयर है, अभी तो मैं सांस ले पा रही। लेकिन हल्की बहती हुई हवा होती ना, ब्रीज होता, अगर यहाँ पे खिड़की होती और ब्रीज बह रहा होता तो मजा आ जाता, है ना? ब्रीज का मतलब क्या हुआ? हल्की बहती हुई हवा। जब हवा और बढ़ जाए, यानी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, तो विंड होता है। और बहुत तेज हवा चले तो 224 है शायद, 224 है, ठीक है? हाँ आदित्य, 2016 के बाद बहुत चेंज कर दिया बेटा, वो ले लो, 234 है, यस। अब सुनो, विंड जो है ये स्ट्रांग बहती हुई हवा है, लेकिन और स्ट्रांग हो जाए जब आप ऐसे से हिलने लगो, वो गेल है। और जब उड़ जाओ तो वो क्या है? स्टॉर्म है। स्टॉर्म का मतलब क्या है? अ वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब देखो, हवा, एयर, हल्की बहती ब्रीज, विंड, गेल, स्टॉर्म। लेकिन वर्ब के रूप में भी तो एयर है, इसका मतलब प्रसारित करना है। द न्यूज वॉज एयर्ड, है ना? इसका मतलब प्रसारित करना। देखो, टू मेक समथिंग नोन इन पब्लिक। क्लियर? नेक्स्ट आओ, फोर्थ में
स्पेस, भाई एक तो स्पेस है धरती के बाहर जो स्पेस है, और एक स्पेस है जो जगह दिया हुआ है वो स्पेस है। लेकिन बेटा स्पेस की जगह पे अगर हम रूम वर्ड यूज करते हैं ना तो सही होता है। अब अगर इस रूम में मान लो 25-30 लोग हैं, आपको कहूंगी उसी रूम में जाओ, है ना, जैसे देखते हो ना, बिल्कुल ठूस ठूस के भर देते हैं लोगों को बस में, और कहते हैं अंदर जाओ ना, तो क्या कहोगे? देयर इज नो रूम टू स्टैंड, देयर इज नो रूम एट ऑल। स्पेस नहीं कहोगे, देयर इज नो रूम। क्यों बेटा? ये देखो, सर के ऊपर इतना तो स्पेस है ही, है ना। मैं खड़े होने की जगह नहीं है ना मुझे, कहां खड़ी हूं मैं, है ना, उसके सर पे। तो मैं क्या कहूंगी? वेयर शैल आई स्टैंड? देयर इज नो रूम देयर। रूम का मतलब है वो स्पेस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड, ऐसी जगह जो ऑक्यूपाई कर सकते हो उसको हम स्पेस कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। यस, क्लास नोट्स में ही बेटा ये सब कुछ। और प्लेस, दिल्ली का नाम नहीं जानते हो तो प्लेस बोलोगे। ठीक है, प्लेस का मतलब जगह होता है, रूम का मतलब वो जगह जिसको ऑक्यूपाई कर सकते हो, और स्पेस तो कोई भी खाली जगह स्पेस है। इसलिए खाली जगह दुनिया के बाहर खाली जगह जो अंतरिक्ष है उसको भी तो स्पेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राउंड, एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है, एस्टर से बना है दोनों वर्ड एस्टर से बना है, याद रखना। एस्टर का मतलब तारे होते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम तारे तक तो पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए एस्टर को हम मान लेते हैं कि क्या है, ये हमारा भौगोलिक पिंड, जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम एस्टर में रख देते हैं। ठीक है, लॉजी मतलब पढ़ने वाला, तो जो सितारों को पढ़कर हमारी किस्मत का प्रिडिक्शन करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, और एस्ट्रोनॉमर होते हैं जो इन सितारों को पढ़कर, है ना, इसके नॉमस का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट, इनके अरेंजमेंट को पढ़ते हैं कि भाई मरकरी के बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है ना, ये 7 सितारे ऐसे हैं, ये कॉन्स्टलेशन है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो होते हैं एस्ट्रोनॉमर, जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं और जो इसकी पढ़ाई करके हमारे लाइफ का प्रिडिक्शन करते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र का क्या असर है, वो एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई काम? बेटा एल्स भी वहां चाहिए, एल्स का मतलब बनावटी व्यवहार होता है। अगर आप कहोगे तो एल्स लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है ना, चलो एल्स भी होना चाहिए था, शायद मैंने अपने बुक में लिख दिया था। एल्स का मतलब बनावटी व्यवहार होता है, नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप लिख सकते हो एल्स, अगर चाहो तो लिख लो अपनी बुक में। और एक मिनट रुको, एल्स लिख सकते हो, इंग्लिश में मीनिंग लिख सकते हो एफेक्टेशन, और हिंदी मीनिंग लिख सकते हो बनावटी व्यवहार। एफेक्टेशन और बनावटी व्यवहार। चलो नेक्स्ट आओ, हाफ ब्रदर, स्टेप ब्रदर, कजिन एंड ब्रदर। कई बार लोग कहते हैं मैम ये मेरा रियल ब्रदर है, अरे यार कभी बोलोगे मैम ये मेरा रियल फादर है? नहीं ना, फादर तो एक ही होंगे। तो भाई ब्रदर भी आपका रियल ही होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के ब्रदर का नाम अलग अलग दे दिया है। आपका अपना जो भाई होगा वो ब्रदर है, फाइन। आपका चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जितना भी तरह के बाकी कजिन्स में आते हैं वो सारे, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर कभी मत कहना, क्योंकि कजिन ब्रदर नहीं होता, कजिन का मतलब ही कजिन हो गया। आप कहोगे कि मैम कजिन ब्रदर ही मुझे बोलना है, मुझे भाई बोलना ही है, तो आपको ही कजिन लगाना पड़ेगा।
कजिन सिस्टर नहीं बोल सकते हो, शी कजिन लगाना पड़ेगा। मीनाक्षी क्या नाम है, मिराकल, अरे वाह नाम में मिराकल है, लेकिन मिराकल कुछ नहीं कर पा रहे हो। लाइव क्लास है क्या, तो बेटा रिकॉर्डेड क्लास चला दूं तो बता मुझे, हाँ कितना बढ़िया रहेगा, मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगी और बैच दर बैच उसी को एकदम लाइव करके बेचते रहूंगी, मजा आ जाएगा यार, पैसा ही पैसा होगा। देखो मेरी आंखों में डॉलर चमक गया होगा, मिराकल नहीं। अरे स्वाति मैं क्या करूं, अभी तो उसी को तुम्हारे कारण ही तो मैंने पूछा, जाके चेक करो, कह रहा ठीक है। सुनो, हाफ ब्रदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, ही कजन और शी कजन, ये ध्यान रखना। अगर बोलना चाहते हो चचेरी बहन तो स्वाति इज माई शी कजन, है ना। और अगर कहोगे ब्रदर, जैसे सिद्धार्थ का नाम आया अभी, तो मैं क्या कहूंगी, सिद्धार्थ इज माई ही कजिन। ही कजिन का मतलब हो गया चचेरा भाई। मैं तो सीधा कजिन कहो, सिद्धार्थ से और स्वाति से तो पता ही चल रहा लड़का और लड़की का, है ना। अब आओ हाफ ब्रदर क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये ए बी हस्बैंड एंड वाइफ है और पी क्यू भी हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। मान लो इसकी वाइफ का डेथ हो गया और इसके हस्बैंड का डेथ हो गया, फाइन। इनका एक पहले से बेटा था, मान लो एक्स, पहले से एक बेटा था एक्स। अब क्या हुआ, अब इस ए ने शादी की क्यू से, ए ने शादी की क्यू से, अब इन दोनों का बेटा हो गया वाई। अब जरा देखो एक बात, दोनों में फादर तो सेम है, ए एक्स का भी फादर है, ए वाई का भी फादर है, तो ये एक्स और वाई कहलाएगा हाफ ब्रदर। क्यों, एक पेरेंट सेम है, एक पेरेंट सेम है, इट इज लाइक स्टेप ब्रदर, है ना। लेकिन स्टेप ब्रदर नहीं कहते, स्टेप डॉटर, स्टेप ब्रदर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, हाफ ब्रदर होता है। क्योंकि यहाँ पे एक बंदा यानी या तो फादर या तो मदर कॉमन है, तब वो हाफ ब्रदर कहलाएगा। नाउ स्टेप ब्रदर की अगर बात करोगे कि एग्जैक्टली स्टेप ब्रदर क्या होता है, क्योंकि वो मैंने कहा आपको कि एग्जैक्टली स्टेप ब्रदर का कॉन्सेप्ट अलग है। ए बी और पी क्यू, ए और बी का बेटा है एक्स, पी और क्यू का बेटा है वाई। ये मर गया, ये मर गया, इसने शादी कर ली क्यू से। अब ए और क्यू हस्बैंड एंड वाइफ है, तो बच्चे तो साथ में रहेंगे, तो एक्स एंड वाई ये स्टेप ब्रदर्स होंगे। इट इज काइंड ऑफ स्टेप ब्रदर अगर आप कहोगे तो बेटा हाफ ब्रदर इज अ काइंड ऑफ स्टेप ब्रदर, लेकिन वहां पे एक पेरेंट सेम था, स्टेप ब्रदर में दोनों पेरेंट्स अलग है। देखो क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा रही हो सही कह सकते हो। हाँ बेटा, आप अगर 5 वीडियो डाउनलोड करोगे तो आगे डाउनलोड करने का ऑप्शन के लिए आपको एक वीडियो वहां से हटाना पड़ेगा, डाउनलोडेड से 5 ही डाउनलोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप ब्रिदन, ब्रिदन क्या है, जरा देखोगे हरियाणा में सारे जाट, अरे हम तो भाई भाई है, गुज्जर सारे उछल के आते हैं, अरे हम तो भाई भाई है, दोनों आपस में बढ़ जाते हैं, है ना। अरे भाई तू क्या है, तू जाट है, बस मेरा भाई है, इधर आ जाओ, इधर क्या गुज्जर, इधर आ जाओ। मतलब वो क्या करते हैं ना, अपनी कम्युनिटी के लोगों को अपना भाई मानते हैं और उनके बीच में एक भाईचारा रहता है। इस तरह के भाईचारे जो अपने कम्युनिटी में भाईचारा बनाते हैं उनको कहेंगे ब्रिदन। सो ब्रिदन पता कैसे आया था, ब्रिदन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर, याद रखना। सो ब्रिदन है मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी, समझ में आ गया। चलो अब आओ 7 से लेकर एक बार 10 तक कर लो, एक बार रीड कर लो तो ठीक है। श्रेया, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते बेटा, स्टेप ब्रदर बोल देते हैं, उतना कौन पढ़ता है कि कौन किसका माँ बाप कितना क्या है, ठीक है। प्लीज रिपीट, रोशन बहुत मारूंगी बेटा, रिपीट तुम खुद देख लेना, मतलब मुझे उसी में घुमाते रहो तुम, है ना। देख लिया,
दे आर ब्रिदन, ये लिख सकते हो। all the men of this village are brethren। अशोक अभी टाइम लगेगा बेटा, कोई भी बुक जब खोलती हूं ना करने के लिए लगता है यार पूरा काम तो हो चुका था, फिर पता चलता है कि स्पोकन का बुक भी ऐसे ही था कि छपने जाने वाला, छपने चल जाएगा, लेकिन 1 महीना उसमें लग गया मेरे से। इसलिए मेरे से ना पब्लिकेशन, ना केडी लाइव, ना केडी कैंपस कोई खुश नहीं रहता। सबका कहना है कि आप कोई काम में बहुत डिले करते हो, लेकिन मेरा क्या है कि मैं चाहती हूँ थोड़ा परफेक्ट हो जाए उसके बाद छापूं, ठीक है, क्योंकि बच्चों का एक्सपेक्टेशन रहता है एकदम परफेक्ट चीजें, थोड़ा टाइम लगेगा। आ जाओ, देखो ध्यान से, ऑल्टर, ALTAR। देखो बेटा, ऑल्टर का डिफरेंट मीनिंग है। अगर आप हिंदू धर्म में ऑल्टर की बात करोगे तो वहां पे एक ऊंचा स्थान होता है, वेदी होता है, जहां पे ले जाकर काटते हैं बकरी को, या जब बलि चढ़ाते हैं, है ना, बलि वगैरह दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, नहीं ब्रिदन नाउन है बेटा, नाउन है ब्रिदन। अब सुनो, हिंदू धर्म में ALTAR का मतलब होता है वो ऊंचा स्थान जहां पे बलि दिया जाता है। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन धर्म में देखोगे तो अगर कोई लड़का कहेगा आई विल टेक हर टू द ऑल्टर, इसका मतलब है सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएगा हाथ पकड़ के। कहाँ जाएगा भाई? शादी करने। वो शादी करते हैं ना तो ऊपर पादरी यानी कि फादर खड़े रहते हैं और ये अपने हाथ पकड़ के उस तक जाते हैं, तो सीढ़ी चढ़ के जाते हैं यानी ऊंचे स्थान पे जाते हैं। तो क्या कहते हैं? आई विल टेक यू टू द ऑल्टर, इसका मतलब है मैं तुमसे शादी करूंगा। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, ALTER, यानी ऑल्टर का मतलब दो चीजें हो गई, ऊंचा स्थान। क्रिश्चियन वगैरह में ऑल्टर का मतलब हो गया जहां पे ऊंचे में चढ़ के पूजा की जाती है, शादी किया जाता है। हिंदू धर्म में वहां बलि चढ़ाया जाता है, ठीक है। रेस प्लेटफॉर्म फॉर सैक्रिफाइस और सीन इन चर्च, चर्च में देखा जाता है। ऑल्टर, ALTER, चेंज करना, ऑल्टरेशन से बना है ना। ऑल वीडियोस, हाँ बेटा, सारा वीडियो आपका रिकॉर्डेड रहेगा और 1 साल तक आपके पास अवेलेबल रहता है, ठीक है प्रसाद। ALTER का मतलब है टू चेंज, प्लीज ऑल्टर दिस, यानी कि मेरा ड्रेस जो है फिट नहीं हो रहा है, प्लीज इसको फिट कर दो, प्लीज ऑल्टर इट, ठीक है। लेफ्टिनेंट कह रहा है देव, आई विल टेक माई गर्लफ्रेंड टू द ऑल्टर। देव हिंदू हो बेटा, कहाँ तुम ऑल्टर लेके जाओगे? वहां समझ में आएगा क्या करना है, चुपचाप से पूजा कर लेना बेदी के सामने बैठ के। ब्लंडर, ब्लंडर इज भारी भूल, बिग मिस्टेक। बिग ब्लंडर नहीं बोलना, ब्लंडर खुद ही बिग होता है। ब्लंडर मिस्टेक मत बोलना, क्योंकि ब्लंडर के अंदर मिस्टेक इंक्लूडेड है। सो ब्लंडर मीन्स बिग मिस्टेक, ठीक है। रिया, अभी बहुत रहता है बेटा, अभी तो कुछ मत बोलो, अभी बहुत है, आधा पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मिस्टेक। भाई मिस्टेक मतलब मिस्टेक यानी गलती, बिग मिस्टेक इज ब्लंडर, ठीक है। और ERR कहते डिटेक्टिंग एरर कर रहे हो, और अर का मतलब मालूम नहीं, एरर मतलब गलती, तो ERR उसी से बना हुआ वर्ब है, इसका मतलब है गलती करना, ठीक है। एरर इज नाउन। इमेंड एंड अमेंड, बेटा अमेंडमेंट तो आप पढ़ते हो पॉलिटिक में, पॉलिटी में। पॉलिटी में अमेंडमेंट क्या पढ़ते हो? कहते हो कि सुधारा जाता है, हालांकि देखा जाए तो अधिकतर तो जो अमेंडमेंट होते हैं वो बिगाड़ा ही जाता है ना, लेकिन फिर भी हम लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो अमेंड का मतलब होता है टू चेंज फॉर द बेटर, है ना, सुधारना। अमेंड, एक्ट ऑफ इंप्रूविंग टू चेंज फॉर बेटर। लेकिन इमेंड वर्ड नहीं सुने होंगे, क्योंकि कोई भी जो राइटर होते हैं ना वो ये नहीं कहते इमेंडेड एडिशन। क्यों? क्योंकि इमेंड का मतलब होता है गलती सुधारना। अब अगर मान लो मेरी बुक्स में जब आप पढ़ते हो तो 2-3 मिस्टेक आप बता दिए हो अभी तक, तो कि मैम यहां पर ये छूट गया, यहां पर ये छूट गया, ठीक है। लेकिन अगला जब एडिशन में निकालूंगी तो मैं ये थोड़ी लिखूंगी इमेंडेड एडिशन, कहेगा अच्छा अच्छा पहले में गलती थी इसका मतलब है ना। तो हम लोग लिखते हैं रिवाइज्ड एडिशन, इसीलिए ये वर्ड आप नहीं जानते हो। इमेंड का मतलब होता है टू करेक्ट एरर्स इन समथिंग रिटन, जनरली बुक्स में होता है, ठीक है। समझ में आया? बोलो। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है,
याद रखना, अमेंडमेंट हमेशा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का करते हैं या कोई भी चीज का जो रिटन हो उसको और बेटर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आओ। COR क्या हो गया यार? नेक्स्ट आओ, सुनो। कॉप्स, CORPSE, ध्यान से सुनना। डेड बॉडी, CORPSE, डेड बॉडी किसका? इंसान का। डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स को हम कॉप्स कहते हैं। ओके, तो जानवर का डेड बॉडी कार्कस कहलाएगा। लेकिन कुछ डेड बॉडीज को देखते हो जो मेडिकल हॉस्पिटल्स में होते हैं, जिस पर डॉक्टर्स ट्रेंड होते हैं, वो उसको काट पीट कर सीखते हैं। दैट इज कॉल्ड कैडेवर। कैडेवर इज द डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बींग फॉर मेडिकल पर्पस या मेडिकल स्टडी के लिए होता है। ठीक है, ध्यान से समझ में आया क्या? कॉप्स डेड बॉडी, carcass dead body of an animal and cadaver dead body of a person used for studies। ठीक है, CORPS खाली है बेटा, ये मिलिट्री यूनिट को कॉप्स कहते हैं, और COPS पुलिसमैन को कॉप्स भी कहते हैं। जो पुलिसमैन होते हैं उनको कॉप्स भी कहते हैं। और का ERR का ED लगाओगे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के लिए आशु। रेल, रेलवे का जो रेल होता है, ट्रैक, जिस पर पटरी जिसको कहते हो, जिस पर ट्रेन दौड़ती है। RAIL एक और मीनिंग है, जिसको कहते हैं तुम्हारी रेल बन जाएगी, इसका मतलब तुम्हें अच्छे से डांटा जाएगा, है ना। रेल का मतलब हुआ टू स्कोल बैडली, और रेल पटरी से उतर गई तो डिरेल्ड हो गई। द ट्रेन हैज डिरेल्ड, यानी कि पटरी से उतर गई। समझ में आया? कुछ एक पेज कराया बस, ज्यादा नहीं कराया। क्लियर? अब चलो, अगर आप इसको समझ में आपको आया है तो हम इसके आगे जब करेंगे, जब आप कुछ क्वेश्चंस मुझे बना के दिखा दोगे। आप इस शीट में 15 क्वेश्चन बना के दिखा सकते हो। अभी फिलहाल आप 1 से लेकर 7 तक करो तो। हाँ, पूछो, क्या पूछ रहे हो? नहीं बेटा, कॉप्स इंक्रीजेस नहीं कहेंगे। द कॉप्सेस आर लाइंग हियर एंड देयर, है ना, नियर गंगा। रिप्रिमांड, डांटना। बेटा 24 घंटे, आप क्योंकि परेशान जानते हो 25-30 वीडियोस होते हैं, उन लोगों को लेट हो ही जाता है। थैंक यू स्वाति। चलो जल्दी करो, जल्दी देखो। कुन्नू, आप उसको डाउनलोड कर लो ना बेटा, आप वीडियो को डाउनलोड करो। 5-5 वीडियो तो डाउनलोड हो ही जाते हैं आपके ऐप में। हो गया? जल्दी जल्दी। चलो शुरू करें। द स्ट्रॉन्ग डैश ब्लू अवे माई कैप। द स्ट्रॉन्ग है बेटा, टोपी उड़ जाए तब तो विंड ही होगा ना, एयर तो हो नहीं सकता, ब्रीज भी नहीं हो सकता। दे डैश द प्रोग्राम यस्टरडे, एयर्ड होगा। टेलीकास्ट में ईडी हटा देते तब चलता, क्योंकि कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट होता है। टेलीकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं है। देयर इज नो डैश इन द कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में मैं कहां बैठूं, कहां खड़ी हूं, जगह ही नहीं है।
He consults and dash before starting any new business. आप क्या करते हो? पंडित से जाके मिलते हो, मेरे कुंडली में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, मैं बिजनेस शुरू करूं. He made a big की वजह से ब्लंडर नहीं लगा पाए हम. He made a big mistake. है ना, बिग ब्लंडर सुपरफ्लुअस हो जाता बेटा. ही इज अ मैन ऑफ सिद्धांत वाला व्यक्ति है, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. और पुलिस क्या हुआ? फाउंड ए डेड बॉडी ऑन द डैश ऑफ द बेडरूम. अच्छा, ये बीच में एक दूसरा क्वेश्चन आ गया. फ्लोर होगा. ग्राउंड होता है जमीन, जैसे बाहर की जमीन. घर के अंदर जो होता है वो फ्लोर होता है. बिग एरर नहीं होता बेटा, बिग मिस्टेक लगाओ. बिग एरर अच्छा नहीं लगेगा. बेटा स्ट्रॉन्ग विंड काफी है. मुझे बेटा अब ठीक से पढ़ाने दो. अब मुझे कहोगे आप जल्दी करो, सिलेबस कब तक हो जाएगा? मेरे से नहीं होता सिलेबस जल्दी. ब्लंडर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ब्लंडर में बिग समाया हुआ है. बिग ब्लंडर अभी मना किया था ना, बिग ब्लंडर गलत है, सुपरफ्लुअस है. बिग ब्लंडर ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा. हो गया. द डैश ऑफ द काउ वॉज इमिनेटिंग फाउल स्मेल. जो गाय का मृत शरीर पड़ा हुआ था ना, उससे बहुत गंदा बदबू निकल रहा था. कार्कस, क्योंकि गाय की बात हो रही है. He went to the airport to receive his cousin brother. बेटा कोई वर्ड नहीं चाहिए. कजिन अपने आप में सफिशिएंट है. मैंने कहा था कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता है ना, इसलिए नो वर्ड नीडेड होगा. सचिन तेंदुलकर इज द प्राइड ऑफ इंडिया. वी वर शॉक्ड एट द एरोगेंस ऑफ द डेब्यूटेंट. अरे भाई, पहले बार तो मूवी में आया है, डेब्यू करने वाले को डेब्यूटेंट कहते हैं. जो पहली बार किसी मूवी, किसी शो में या किसी फील्ड में बस अभी आया ही है, उसका पहला ही फिल्म है, तो वो डेब्यूटेंट होगा. अगर लड़की होती तो ई लग जाता है, डेब्यूटेंट हो जाता है ना. याद रखना, हम लोग शॉक्ड थे. क्यों भाई इतना घमंड एक नई लड़की में, ये नई लड़के में? ये ई नहीं है, इसका मतलब लड़का है ये. एरोगेंस. The attack on Hiroshima dashed the course of history. इसने चेंज कर दिया हिस्ट्री को ही. Altered, ALTER. The book needs to be amended, क्योंकि उसमें कई मिस्टेक है. The book needs to be amended. बोलो, समझ में आया? चलो, 2-3 और बनेगा आपसे. 15, 16, 17 भी बनेगा, 18 भी बन जाएगा, 19 भी बन जाएगा, क्योंकि ये पढ़ा चुकी हूं आपको कहीं. ऑल्टर, TAR में ईडी नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि वो नाउन है, उसमें ईडी तो लगेगा ही नहीं.
हम्म चल। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन, इसमें संशोधन हो चुका है कई बार, अमेंडेड। सिंगुलर फॉर्म ऑफ ब्रिदन इज ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल ब्रिदन है। एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस, बेटा याद रखना, द हम तब लगाते हैं जब जगह की बात होती है। अगर आप अंतरिक्ष की बात करोगे, याद रखना अंतरिक्ष ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। स्पेस अगर मीन कर रहा है अंतरिक्ष तो आर्टिकल नहीं आएगा। सर्विंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम, ये एग्जाम्पल पहले भी आ चुका है। ही डैश हिज स्टाफ फॉर बीइंग लेट, उसने बहुत अच्छे से डपटा सब स्टाफ को, रेल्ड। और सती प्रथा क्या था बेटा, वो एक ट्रेडिशन था, हमारे धर्म में घुसा हुआ था। देखो हर्ष, वो तो आपके पॉलिटी के टीचर पढ़ाएंगे बेटा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32। अभी मराठा का जो था रिजर्वेशन, उसको कह दिया ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस कई बार हो चुके हैं, जिसको चैलेंज ना हो उसके लिए पूरी कोशिश कर लेता है। देखो कस्टम, हैबिट, ट्रेडिशन, ये तो हम आपको बता चुके हैं। प्रैक्टिस क्या है, चलन। कॉमन प्रैक्टिस इंडिया में मतलब चलन है, यानी लोग उसको करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू बिकम बेटर एज इट इज। कस्टम, प्रैक्टिस, कस्टम भी सेम सिनोनिम में प्रैक्टिस और कस्टम ला सकते हो। राइट्स, ये भी एक प्रैक्टिस है। जैसे हिंदू के धर्म में, हिंदू धर्म में 16 राइट्स होते हैं। हम लोग लास्ट राइट्स तो जानते हैं, लेकिन 16 राइट्स होते हैं। पहला राइट तो तभी हो जाता है जब आप पेट में होते हो, है ना। 8वें महीने में एक पूजा होता है, उसको राइट कहते हैं, RITE। राइट का मतलब हो जाता है, वो गोद भराई कहते हैं शायद उसको, है ना। तो जितने 16 राइट्स हैं, यानी कि प्रैक्टिसेस। रिचुअल, हर राइट में क्या क्या होता है, कुछ पूजा होता है। जैसे कि आप देखोगे, सबका कमेंट सारा, कुलदीप तंग मत करो। जैसे आप कहोगे गोद भराई में आपकी गोद में कुछ कुछ रखा जाता है, फिर पूजा में बिठाया जाता है। तो व्हाट इज दैट, वो सब रिचुअल्स है। जैसे अगर आप देखोगे शादी में, अगर 7 फेरे जो लेते हैं, वो भी रिचुअल है। रिचुअल का मतलब उसी के अंदर जो कर्म कांड होते हैं ना, वो रिचुअल्स होते हैं। जैसे हल्दी लगना क्या है, रिचुअल है। अ सेरेमनी और सीरीज ऑफ एक्ट्स दैट इज ऑलवेज परफॉर्म द सेम वे। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड का आता है, क्योंकि मैं नाउन पढ़ा रही हूं, इसलिए एनी डबल एस लगा के उसको नाउन बना दिया था। जो डिसइंटरेस्टेड होते हैं ना, वो इम्पार्शियल होते हैं, है ना। वो इम्पार्शियल होते हैं क्योंकि वो उसमें कुछ करते नहीं हैं, और वो दोनों के निष्पक्ष में होते, मतलब सॉरी, दोनों के पक्ष में कुछ नहीं करते हैं, बल्कि निष्पक्ष तरीके से कोई डिसीजन करते हैं। ठीक है। अनइंटरेस्टेड मतलब ही नहीं है यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो करना भाड़ में जाए, इसका मतलब यू आर अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब आप किसी एक का पक्ष नहीं लोगे, याद रखना। एमिग्रेंट, इमिग्रेंट और माइग्रेंट में फर्क क्या है। इंडिया से जो लोग जाके अमेरिका, न्यूजीलैंड में बस गए, वो एमिग्रेंट है, यानी कि यहां से चले गए। इमिग्रेंट कौन है, बाहर से जो लाके आके यहां बस गए हैं, वो इमिग्रेंट है। और माइग्रेंट कौन है, जो किसी काम काज के लिए, है ना, नौकरी के लिए, किसी तरह के छोटे मोटे जॉब्स के लिए भी, यानी स्पेशली फॉर लाइवलीहुड, अगर कहीं जाके बस जाते हैं, वो माइग्रेंट होते हैं। तभी तो देखे थे माइग्रेंट्स ही तो मुंबई और दिल्ली से पैदल गए हैं बिहार, यूपी, माइग्रेंट ही तो थे। नेक्स्ट आओ, नेटिव। आप कहाँ के नेटिव हो बेटा, नेट बना है NAT, आपके जन्म से वर्ड रिलेटेड है। NAT जहां देखते हो ना, वहां पे बहुत सारे वर्ड में सिखाऊंगी आपको NAT से। ये
बर्थ से रिलेटेड है, जन्म, बर्थ। तो नेटिव, अगर मैं कहूं यहां की मैं नेटिव रेसिडेंट हूं, इसका मतलब यहां पर मैं पैदा हुई। नेटिव आप जहां के हो वहां आपका बर्थ हुआ है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ प्लेस। इटिनेरेंट, इधर उधर घूमने वाले जो घुमक्कड़ होते हैं ना, वो वॉन्डरर्स, उसको इटिनेरेंट कहते हैं। इसीलिए आप कहीं घूमने जाते हो तो एक जो टूर का शेड्यूल होता है ना, उसको इटिनरी कहते हैं, है ना। इटिनेरेंट बना है घुमक्कड़ से। डोमिसाइल, आप वहां के निवासी हो, वो प्रूव करता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसीलिए डोमिसाइल क्या है? अ प्लेस वेयर समवन लिव्स। वहां का आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हो क्योंकि वो आपका डोमिसाइल है, क्या है, वहां पे आप रहते हो। नोमैड कौन है बेटा? हिस्ट्री में नोमैड्स उनको कहा गया था जो एक जगह नहीं बसते थे, बल्कि घूम घूम के आगे बढ़ते थे। कुछ लोग कहते हैं मैम जिप्सी भी तो है। बेटा जिप्सी तो ये नया कंसेप्ट है ना। नोमैड उस समय होते थे जब सेटल्ड लाइफ नहीं होता था। फिर बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने अनाज उगाना शुरू किया, तब जाके वो सेटल्ड हुए। नहीं तो क्या करते थे, जहां भी जाते थे वहां का जितना भी फल है, वहां के जो भी वृक्षों में पौधों में हो रहे हैं फल, और वहां के जानवर सब मार उड़ के खा जाते थे। जब खत्म हो गया तो आगे बढ़ जाते थे। फिर उन लोगों ने अनाज जब उगाना सीखा तब वो सेटल्ड हुए। तो नोमैड उसके पहले का था। नोमैड का मतलब हो गया दैट डजंट सेटल एट वन प्लेस। इसलिए इसमें जिप्सी, वॉन्डरर, बेगाबॉन्ड ये सब मत लगा देना, ठीक है। इटिनेरेंट घुमक्कड़ है बेटा, जो लोग घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आओ, फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य। फेटफुल डे यानी किस्मत से वो दिन, मतलब कोई अच्छा किस्मत से नहीं। अगर मैं कहूं ऑन दैट फेटफुल डे, तो समझ जाना किसी का डेथ ही हुआ होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ गलत ही हुआ होगा। तो फेटफुल इज इंपॉर्टेंट बट सीरियस रिजल्ट इन नेगेटिव वे। द एक्सीडेंट वॉज फेटल, इसका मतलब ये ऐसा था जो जानलेवा था, डेडली, हैजार्डस। और फेट का मतलब डेस्टिनी है, तो डेस्टिनी पर विश्वास करने वाले को फेटलिस्ट कहते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी इज फेटलिस्ट, ठीक है। जो किस्मत पर भरोसा करता है उसको फेटलिस्ट कहते हैं। देखो हर्ष, मैंने कहा ना बेटा, आप अपने पॉलिटी के टीचर से पूछोगे ना, नोमैड और इटिनेरेंट बिल्कुल सिनोनिम नहीं है। मैं आपको नोमैड में बार बार कह रही हूं बेटा, हिस्ट्री, बार बार कह रही हूं हिस्ट्री, वो सब हिस्ट्री में था, ठीक है। हिस्ट्री में जो एक जगह नहीं बसे रहते थे वो नोमैड होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, गुरमेंड, पेटू, बहुत ज्यादा खाता है ना तो पेटू है। गुरमेंड इज पेटू, बहुत खाने वाला। अ वोरेशियस ईटर, जिसका सिनोनिम होता है ग्लटन। देखो है गुड़ में बेटा, यहां 30 साइलेंट है। गुड़ मतलब जो अच्छा खाना पीना बनाने में माहिर होता है। अ फूड कॉनशर, कॉनशर का स्पेलिंग कम से कम 4 से 5 बार इंग्लिश में आ चुका है। डबल एन डबल एस से याद रखना, WNOI SSEUR। कॉनशर का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो फूड एक्सपर्ट मतलब फूड स्पेशलिस्ट, जिसका सिनोनिम याद रखना गैस्ट्रोनॉमिस्ट। वन हु knows to cook food is an expert in cooking food is a gastronomist. एपिक्योर, बेटा इसको अच्छा खाने पीने का शौकीन है, ये बहुत ज्यादा नहीं खाएगा लेकिन अच्छा क्लास का चीज खाएगा, अच्छे वाइन पिएगा, वो एपिक्योर होते हैं। फूड का जो फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो अच्छा खाने पीने का शौकीन होता है ना। गुरमेंट जो होंगे वो तो बिल्कुल मुंह फाड़ के और सब कुछ लगेगा जैसे हॉक कर जाएगा। कॉनिशियर का मतलब अभी मैंने कहा एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट इन आर्ट। तो फूड कॉनिशियर, स्पेशलिस्ट इन फूड आर्ट को गैस्ट्रोनॉमिस्ट और गुरमे कहते हैं। लेकिन हम में से अधिकतर लोग बेटा डैबलर होते हैं और डिलेटेंट होते हैं। क्यों?
अब भाई पढ़ाई भी करना है, घर भी संभालना है, बिजनेस भी संभालना है। अब कुछ मन भी करा थोड़ा सा हाथ साफ कर ले इसमें, है ना? तो एक्सपर्ट तो नहीं हो जाऊंगी ना, खाना बनाने में मैं एक्सपर्ट नहीं हो जाऊंगी। अगर मैं पेंटिंग भी कर लूं तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि मैं उसमें बहुत समय नहीं दे रही। तो अगर आप कहोगे कि मैम आपको ये भी आता है, तो मैं कहूंगी आई एम जस्ट अ डैबलर, आई एम ए डिलेटेंट, मतलब बस शौकिया तौर पर थोड़ा बहुत, अ पर्सन विथ इंटरेस्ट इन एन आर्ट बट नॉट इन अ सीरियस वे। ठीक है? और एक होता है बेटा एमेच्योर, कहते हैं एमेच्योर भी बोल देते हैं, लेकिन मैच्योर नहीं है, वो नहीं। वो MAT मैच्योर, TURE वाला एमेच्योर नहीं है। ये होते हैं एमेच्योर, इसका मतलब होता है जो प्रोफेशनल नहीं होते। जैसे अगर आप सुशील कुमार को कहोगे, वो प्रोफेशनल रेसलर नहीं था, क्योंकि वो देश के लिए खेलता था। तो इसीलिए वो अपने कमाई के लिए, उनको सरकार ने क्या दे रखा था, उसको कमाई के लिए वो ऑलरेडी उसमें रेलवे में था, है ना? तो सरकार इनका इंतजाम कर देती है कमाई का। वो गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन कमाई का जरिया कुछ और बनाने की कोशिश उसने कर ली। तो एमेच्योर जो होते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो पर्सन हु डज नॉट समथिंग फॉर प्लेजर, नॉट एज ए जॉब। प्रोफेशनल होते हैं जो WWE में रेसलर्स होते हैं बेटा, वो प्रोफेशनल होते हैं। वन हु इज पेड इन अ स्पोर्ट और एक्टिविटी। इन्वेंशन पहली बार दिखा, पहली बार बना ही, दुनिया में पहले से था ही नहीं, है ना? ऐसा थोड़ी भाई खोद के टेलीफोन निकला है, भाई टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया था, है ना? लेकिन अगर आप सोना की बात करोगे, हैवी मेटल की बात करोगे, है ना, मर्क्यूरी की बात करोगे, ये सब क्या है, इनकी खोज हुई थी, पहले से था, पता नहीं था। दैट इज डिस्कवरी। क्लियर? समझ में आया यहां तक? बताओ तो। हाँ, बस काम चलाने नहीं, मतलब शौकिया तौर पर। डैबलर और डिलेटेंट जो होते हैं ना, वो शौकिया तौर पर। ठीक है? क्योंकि उसमें वो माहिर नहीं हो सकते। किसी चीज में माहिर होने के लिए बेटा उसी में आपको जीना मरना पड़ेगा। है? चलो, जितना कर लिया, अब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन कर ले। चलो तो 20 से बनाना शुरू करो, 20 से 24 तक देख लो। हो गया?
He went home for his father's last rites होगा. क्यों? अंतिम संस्कार के लिए हो गया. The dash of the voters in the recent election surprised the leaders. वोटर्स का क्या सरप्राइज करेगा लीडर्स को? भाई वो डिसइंटरेस्टेड तो हो ही नहीं सकते. हम जाके 2 लोगों को वोट देके आ सकते हैं क्या? नहीं ना. हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? वोट देने जाए ना. 30% वोटिंग हुआ खाली. लोगों को लगेगा अरे ये क्या हुआ. मतलब वोटर्स वोट ही देने नहीं आए, इसका मतलब है उनको मन ही नहीं था. डिसइंटरेस्टेडनेस मतलब नहीं, सॉरी, अनइंटरेस्टेडनेस मतलब उनकी इच्छा ही नहीं थी जाने की और उनको इंटरेस्ट ही नहीं था. डिसइंटरेस्टेडनेस तो इम्पार्शियलिटी हो जाएगा. वो तो हो नहीं सकता. किसी ना किसी को तो वोट देके आना पड़ेगा. बांग्लादेश से आए हुए जो बाहर से हमारे देश में आते हैं वो इमिग्रेंट कहलाते हैं. हमारे देश से बाहर जाते हैं वो इमिग्रेंट होते हैं. डैश इज अ पर्सन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन सर्च ऑफ वर्क. ये इमिग्रेंट्स नहीं, माइग्रेंट होते हैं. मैंने बताया था ना, कई माइग्रेंट्स पैदल लौटे हैं वापस. A member of a group who moves from one place to another is nomad. इसमें vagabond, gypsy, wanderer सब दिया है. ठीक है. अशीमा, आप अपना बुक देख लो. 1000 डिटेक्टिंग एरर, 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ठीक है. बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप. 30 तक, 31 भी हो जाएगा. नोमैड इज बेटा जो एक जगह पे सेटल नहीं होते. और ये हिस्ट्री में वर्ड है. आजकल तो बंजारे कहलाते हैं. हो गया. चलो. On that dash night he met with an accident. उस रात, इंपॉर्टेंट तो है रात, लेकिन मनहूस रात था ना. On that fateful night उसका एक्सीडेंट हो गया. One dash mistake while driving may cost your life. एक घातक गलती आपकी लाइफ छीन सकती है अगर आप ड्राइविंग में कर दो तो. आई एम नॉट अ डैश, आई बिलीव इन हार्ड वर्क. मैं भाग्यवादी नहीं हूं. मैं भाग्य पे बस भरोसा नहीं करता. आई बिलीव इन हार्ड वर्क. अ डैश इज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ फूड मेकिंग. फूड मेकिंग में गुड़ में होता है. एंड वन हु डैबल्स इन एन आर्ट, जो सिर्फ थोड़ा बहुत हाथ आजमाता है किसी में, उसको डिलेटेंट या डैबलर कहते हैं. तो मैंने डैबल को वर्ब के रूप में इस्तेमाल करके डैबलर से डैबल बना दिया.
और डिलेटेंट आंसर मार्क किया है। देखो, ये सिविलाइजेशन तो डिस्कवर्ड होता है बेटे, तो इन्वेंट थोड़ी होता है। ठीक है। द डैश ऑफ अमेरिका वॉज डन बाय कोलंबस, द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, है ना। एंड ही इज नाउ अ डैश बॉक्सर, WWE ज्वाइन कर लिया है तो प्रोफेशनल बॉक्सर है वो। WWE ज्वाइन करने के बाद तो वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर कहलाएगा ना। क्लियर? वापस चले। चलो जरा 19 से 21 तक एक बार रीड कर लो। इन्वेंशन जो पहले से मौजूद नहीं है, जेलसी एंड एनवी। ध्यान से सुनो बेटा, एक आप डायलॉग सुने होंगे, एक टेलीविजन ओनिडा का सुने होंगे, नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड, यानी ओनर्स का जो गर्व है, ओनर्स बहुत गर्व करते हैं, लेकिन जो नेबर्स है वो एनवे करते हैं। जिनके पास ओनिडा टेलीविजन नहीं हो एनवे कर रहे हैं। एनवे का मतलब होता है जलना। क्यों जलना? आपके पास नहीं इसलिए जल रहे। लेकिन अगर आपके पास है, जैसे गर्लफ्रेंड, कोई बात कर लिया, जल भून के एकदम खाक हो गए, वो जलसी है। जलसी मतलब आपके पास है, डरते हो कहीं कोई दूसरा उठा ना ले जाए मेरी गर्लफ्रेंड को, है ना। तो नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड का मतलब याद रख लेना खाली ऐसे ही कि ओनिडा का टेलीविजन जिसके पास है वो प्राइड फील कर रहा है और पड़ोसी जल रहे हैं। ठीक है। और उसी का उल्टा जलसी हो गया। जलसी मतलब मेरे पास तो है लेकिन मैं जल रही हूं। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो छीन के ले जाए मेरा बॉयफ्रेंड कोई। समझ में आया? लाइटिंग, लाइटनिंग एंड लाइटन। बेटा याद रखना, ये लाइटन जो वर्ड है वो वर्ब है। अगर मैं इसको आईएनजी फॉर्म बनाऊं तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ई एन और एन वाला। ठीक है। लाइटिंग इस घर में बहुत सुंदर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि लाइट्स, जो लाइट देता है। इक्विपमेंट्स नहीं है कोई वर्ड बेटा, इक्विपमेंट्स कोई वर्ड नहीं होता, इक्विपमेंट में एस नहीं लगता है। दैट प्रोवाइड्स लाइट, द यूज ऑफ लाइट फॉर ए पर्पस, वो लाइटिंग है। जैसे देखो हम लाइटिंग यूज किए हैं तभी तो आपको साफ दिख रहा है। लाइटनिंग में एन लगा है तो समझ आना वो बिजली वाला लाइटनिंग है। और लाइटन मतलब होता है उज्जवल, प्रज्वलित करना, है ना, उजाला फैलाना। तो आईएनजी लगा दिया मैंने तो उसका आईएनजी फॉर्म हो गया। देखो ठीक है। कोई बात हुआ? क्या हुआ? कोई इश्यू? कहा तुमको जाना है? तो हम्म, वो मैंग से बात करो बेटा, जो टीचर को वो अपॉइंट किया है ना उससे बात करो, नहीं तो बाद में कहेगा मेरा सारा टीचर को इधर उधर कर देते हो आप। 20 नंबर, एक सेकंड रुकना, जरा एक छोटा सा करेक्शन है। इक्विपमेंट्स कोई वर्ड ही नहीं होता और उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। गौतम मैम, हमारे घर में लड़ाइयां चलती रहती है, क्या करे, कोई सोल्यूशन बताओ। स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं हो पा रही है। बेटा कान में एक काम करो, कान में वो लगा लो ईयरफोन, ठीक है ना, और गाना तेज करके अपना सुनते रहो। लड़ाई का कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है, और उसका कोई सोल्यूशन हो भी नहीं सकता।
क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि घर में चलो दब जाएंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगा और रिश्तों में झुक जाना चाहिए। होता क्या है बेटा जानते हो, जो झुक जाता है ना उसको कमजोर समझ लिया जाता है। और ऐसे लड़ाइयों का कोई अंत नहीं होता जहां पे हमेशा ईगो की लड़ाई हो या प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो। इसीलिए उससे दूर रहो। बेटर शिफ्ट समवेयर, या फिर कान में अपना लीड लगा के चुपचाप से अपने में बिजी रहो। ठीक है, और कुछ कर भी नहीं सकते हो। एमिनेंट, इमिनेंट, नटोरियस, एनोनिमस। देखो सब में बेटा यहाँ पे एक निम वर्ड दिख रहा है। यहाँ पे निम जहां दिखे समझ जाओ नेम। एमिनेंट भाई प्रसिद्धि प्राप्त, यानी कि नामी गिरामी पर्सनालिटी, एमिनेंट पर्सनालिटी है हमारे शहर का। इमिनेंट जो होगा ही होगा, अबाउट टू हैपन, है ना। जैसे अगर आप कोविड का नियमों का पालन नहीं करोगे देन डेथ इज इमिनेंट, देन इल हेल्थ इज इमिनेंट। समझ में आया कि निकट भविष्य में होगा ही। नटोरियस, पहचान तो है, लोगों को पता है कि हाँ बहुत नामी व्यक्ति है, लेकिन है खराब आदमी। यानी याद रखना, एमिनेंट होता है नोन एंड रिस्पेक्टेड, नटोरियस होता है नोन एंड डिसरिस्पेक्टेड, है ना। कुख्यात, इसको प्रख्यात कहते हैं, इसको कुख्यात कहते हैं। और एनोनिमस क्या है, गुमनाम। कई बार एनोनिमस कॉल आता है, कई बार एनोनिमस लेटर्स आते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो लेकिन एक वर्ड है बेटा लिविंग लेजेंड। लिविंग लेजेंड हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जो जिंदा है, लेकिन जिसके लिए लोग कहानी सुनाते हैं, यार पता है वो ऐसे माहौल से आया हुआ है, ऐसे घर से आया है उसका इतना बार रिजेक्शन हुआ था, यानी उसके कहानियां सुनाई जाती है और वो अभी भी जिंदा है। जैसे कि सचिन, जैसे कि अमिताभ बच्चन, है ना। क्लियर। एमिनेंट, यस साइंटिस्ट एमिनेंट होंगे ही। अरमान उन पर केस हो जाएगा जानते हो अगर ऐसी बातें बोलोगे तो। पर्सनल एंड पर्सनल, देखो पर्सनल इज निजी, है ना। ये मेरा पर्सनल रूम है, ये मेरा पर्सनल स्टूडियो है, निजी। एंड पर्सनल में स्टाफ होते हैं, याद रखना। पर्सनल में एस मत लगा देना, क्योंकि ये सब स्टाफ के लिए कहते हैं, सब स्टाफ को पर्सनल कहते हैं, कर्मचारियां। ठीक है, पर्सनल में एस मत लगा देना। चलो आगे देखो। यस, एम एस धोनी को कह सकते हो, बिल गेट्स को कह सकते हो, इन लोग को एमिनेंट कहोगे। ठीक है, अब जैसे विकास दुबे था, वो नटोरियस था। जबरदस्ती विक्रम। हो गया। ओके, 9 के थंबनेल में 7 बजे टाइम तो डाल दो, कंपोजिटरी 9 के थंबनेल में। नेक्स्ट आओ, प्रे, PRAY, पूजा करना, प्रार्थना करना, प्रे। PREY शिकार भी होता है और शिकार करना भी होता है।
जैसे जो शिकारी पंछी होते हैं ना, उनको बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं। ठीक है। कैनन, CANON, नियम होते हैं बेटा, ध्यान रखना। CANNON तोप होता है। पता है एक बार क्या हुआ था, इग्नू में जो बुक्स थे उनका ट्रांसलेशन किया गया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो उसमें हिस्ट्री के जो बुक्स थे ना, उसका जो ट्रांसलेशन हुआ उसमें लिखा था बुद्धास कैनन, यानी बुद्ध के जो नियम है ना, बुद्धास कैनन। तो ट्रांसलेटर ने लिख दिया बुद्ध के तोपे। अब बुद्ध तोप इस्तेमाल करता है क्या, है ना, उस पर बहुत बहुत मजाक उड़ा था। तो बुद्धास कैनन मतलब बुद्ध के नियम, CANON, और डबल N का मतलब होता है तोप। ऑटोप्सी और बायोप्सी में फर्क क्या है बेटा? जब इंसान मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी। और बायोप्सी होता है, जैसे मान लो आपको कहीं कुछ गांठ हो गया, अब डॉक्टर से दिखाओगे, डॉक्टर कहेगा इसका चीरा लगा के मैं भेजता हूं पहले टेस्ट के लिए कि कहीं कुछ कैंसरस तो नहीं है, तो वो बायोप्सी होता है। ठीक है। लिविंग सेल का बायोप्सी, मरा हुआ व्यक्ति का ऑटोप्सी। PANE, जो ग्लास का कवरिंग होता है ना, चाहे विंडो पे हो या दरवाजे पे हो, उसको PANE कहेंगे। PAIN दर्द होगा, PAINS अथक प्रयास होगा। ठीक है। यस रोशन, वही तो कह रही हूं मैं, पिलर्स में आता है, बहुत कुछ में आता है यार। मैं आपको संडे को 1-2 टेस्ट पेपर्स भी कराऊंगी अभी। एंड PALE, अरे अच्छा, आप लोगों को SBI क्लर्क का मैंने पेपर्स कराया हुआ भी है, 2-3 पेपर्स पहले का कराया हुआ भी है, वो भी तो देखना। ठीक है। SBI के जो भी पेपर्स, सॉरी बैंक के जो भी पेपर्स कराए हैं ना, बैंक वाले जरूर चेक कर लेना। PALE, लाइट कलर, जैसे कहते हैं ही टर्न्ड पेल, यानी एकदम पीला सा पड़ गया, है ना, हल्का पीला कलर जो होता है वो पेल होता है। फाइन, लाइट येलो। PAIL, वो सुने हो, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, दैट इज PAIL। इसका मतलब है बाल्टी। PALE स्टोरी, PAIL पूछ, देखो। ठीक है। चलो 30 तक देखना बस। PANE बेटा ग्लास कवरिंग, जो विंडो पे होता है, दरवाजे पर होता है। डेथ इज इमिनेंट फॉर द मर्डरर, इसका मतलब जल्दी ही उसको फांसी की सजा मिल जाएगी, है ना, ये कह सकते हो। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस बेटा कानून होता है ना, ऑर्डिनेंस कानून होता है, जो जनरली आप देखोगे पार्लियामेंट जो फंक्शन में नहीं होता है, कोई भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं वो कानून का ही तो रूप होता है। ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो माल सप्लाई होते हैं मिलिट्री वाले, है ना, जिसमें बॉम्ब्स हो, वेपन्स हो, ऑर्डिनेंस होते हैं। पैलेट, आपके मुंह का ऊपर का जो भाग होता है, अंदर खोलोगे ना ऊपर का भाग, जिसको तालू कहते हो, उसको पैलेट कहते हैं। इसलिए कहते हैं पैलेटेबल का मतलब स्वादिष्ट, मुंह के अंदर से रिलेटेड वर्ड हो गया स्वादिष्ट, पैलेटेबल। पैलेट इज तालू। ये जो पैलेट है, ये पेंटिंग बोर्ड नहीं होता जिसमें छोटे छोटे खंड बने रहते हैं, एक होता है रंग मिलाने के लिए, है ना, तो उसको पैलेट कहते हैं। एंड पैलेट बहुत सुने होंगे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में, कश्मीर में खासकर, पैलेट गन्स, है ना। हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेटा, वहां ऐसे ही चीजें बनती है जो मिलिट्री पर्पस के लिए बनती है ना, गोला बारूद बनता है ना। पैलेट गन्स सुनते हो ना, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छर्रे होते हैं जो जाकर बहुत तेज लगता है, वहां पे निशान पड़ जाता है, तो पैलेट होता है छोटे छोटे छर्रे, है ना, स्मॉल राउंड बॉल्स। PEDAL तो पता ही है,
आपके साइकिल में पेडल होता है और उसको चलाना इज पेडल। PEDDLE, घूम घूम के सामान बेचना, इसीलिए जो रेहड़ी वाले होते हैं ना उसको पेडलर्स कहते हैं। ठीक है, इसे देखो पेडलर हो गया। लास्ट वर्ड स्टोरी एंड STORY, ये भी स्टोरी है ना, स्टोरी कहानी, एंड ये होता है फ्लोर, जो मंजिल होते हैं ना, 4 स्टोरी बिल्डिंग, इसका मतलब 4 फ्लोर इसमें। ठीक है, CHARRR, ये क्या होता है यार डिम्पल? पहले कोई भी चीज बेटा जो छोटा छोटा गोले में हो, चाहे वो लोहे के हो चाहे किसी भी चीज के हो, छोटे छोटे गोले में हो, ठीक है ना। चलो अब 30 तक पहले हम देख लें। 32 से देखो आगे। नहीं, रॉन्ग वर्ड है, तुम जो पूछ रही हो वो वर्ड ही नहीं है। CHAR होता है, इसका मतलब होता है जल के एकदम बहुत ही काला सा हो जाना। चलो शुरू करें। ओ, ऊपर रह गया था ये लिखा हुआ। चलो, Dash strikes a woman the moment she sees her husband talking to another woman. ओके, प्रॉपर्टी तो उस महिला की थी, किसी और से बात कर लिया तो टेंशन हो गया उसको। जेलसी, जेलसी मैंने क्या कहा था, मेरी है मेरा है, लेकिन फिर भी जलन होती है क्योंकि वो किसी और का ना हो जाए। वेयर इज द इटिनरी, यानी टूर ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ टूर, इसका मीनिंग चाहो तो देख लो, शेड्यूल ऑफ अ टूर, यानी किसी टूर पे जा रहे हो उसका शेड्यूल। दिस क्रीम विल लाइटन योर स्किन, आपके स्किन को लाइट बना देगा, यानी गोरा कर देगा, है ना। आप लोग भी लगाते रहते हो फेयर एंड हैंडसम, लड़कियां तो फेयर एंड लवली लगा लगा कर मर गई, कुछ नहीं हुआ। आई वोंट इंटरफेयर इन योर पर्सनल मैटर, आपके निजी मैटर में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। सम पुलिस पर्सनल हैव कम, कुछ पुलिस पर्सनल यानी कि ऑफिसर्स आए हैं। कार्निवोर्स, मांसाहारी, प्रे ऑन हर्बीवोर्स, शाकाहारी पर जीते हैं। यू कैन नॉट वायलेट द डैश ऑफ रिलीजन इन अफगानिस्तान, आप रिलीजन के नियम को, नियम कौन सा है नियम, ये तो तोप है। अफगानिस्तान में धर्म के नियम को आप उल्लंघन नहीं कर सकते। स्टैटिक जीके का भी PDF मिलेगा बेटा, ठीक है अंशु, लेकिन एक चीज है बेटा, आपके जो GS है कॉम्बो में, उसके साथ स्टैटिक GK नहीं है। स्टैटिक GK आपको अलग से लेना पड़ेगा। अब मेरी मानो स्टैटिक GK ले लो, आपको 10 से 12 मार्क्स, जब से ये TCS आ गया है ना, तब से 10 से 12 मार्क्स स्टैटिक GK का आता है।
स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो जीएस पढ़ाते हुए टीचर पढ़ाते तो है लेकिन एकदम पिन पॉइंट करके नहीं पढ़ाते। अभी 18 जून से आने वाला है, बहुत अच्छी बैच है। मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि उसका फी कुछ भी नहीं है, लेकिन बैच में आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलो, अब आप लोग 41 तक तो कर लोगे। एक दो और भी कर सकते हो। 44 तक हो जाएगा, बीच में एक खाली क्वेश्चन अलग है। हाँ हाँ। तो फिर ये लड़का लिखा आज मैंने खरीदा है, व्हाट इज द टाइमिंग 3:30 to 5, तो कैसे है? चलो ठीक है, नहीं जरूरत नहीं। हो गया। दे एंटर्ड द टेरिटरी ऑफ द एनिमीज, अपने दुश्मन के टेरिटरी में वो घुस गया। अंडर द कवर ऑफ द फायरिंग, क्या फायरिंग, तोप से जो गोले निकल रहे थे उसका सहारा लेकर, है ना, फायरिंग कैनन्स का सहारा लेकर आपस में फायरिंग होती रही और ये बच के निकल लिए। अ मॉरल स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर्स, याद रखना बेटा, एग्जाम के क्वेश्चन है ये, टेबल है ना। नैतिक कहानी जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, आज मैंने पढ़ाया है इसको 9 से 10 में। आप लोग नहीं देखते हो ना यूट्यूब में, 9 से 10 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में आती हूँ। कल नहीं आ पाई थी इसलिए आज आई थी। इट इज अ 10 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। अ स्पीच प्रेजिंग समवन हु हैज डाइड, यूलॉजी। यूलॉजी होता है एक शोक संगीत या शोक गीत होते हैं जो किसी मरे हुए के उसमें गाए जाते हैं, ऑनर में गाए जाते हैं। द विंडो पेन हैज ब्रोकन, विंडो का जो शीशा है वो टूट गया। द डैश रिपोर्ट ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है बेटा मृत, मरा हुआ व्यक्ति। तो मरा हुआ व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी होता है, मरे हुए व्यक्ति का ऑटोप्सी होता है। बेटा मैंने कहा स्टैटिक जीके का नया बैच आ रहा है 18 तारीख को, तभी आपको बार बार समझाई हूं मैं। क्योंकि स्टैटिक जीके सीएचएसएल में इतना बढ़िया से काम आया था स्टूडेंट्स को, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपके जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। चलो हो गया। 45 में आ जाओ, बस 45 तक खत्म करके छोड़ देंगे। द डैश रिपोर्ट हैज कंफर्म्ड दैट द ट्यूमर इज कैंसरस, द बायोप्सी रिपोर्ट, बायोप्सी किया जाता है किसी लिविंग सेल का, बताता है यार तुम्हें तो कैंसर होने वाला है ना, तो वो बायोप्सी रिपोर्ट है। ठीक है, क्लियर? नहीं कर लोगे कुछ भी नहीं होगा बेटा। पैराबल जो होता है मॉरल स्टोरीज होते हैं, वंश्री, मॉरल स्टोरीज पैराबल, मॉरल स्टोरीज विथ एनिमल कैरेक्टर्स फेबल। ठीक है, बस इतना ही रहने दे आज, बंद कर दो यार।